हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग का बीपीएससी टीआर 3 10+2 आज बिजनेस स्टडी का ये लेक्चर है और लेक्चर है हमारा सेकंड, मतलब क्लास हमारा सेकंड है। आप लोग को कल कहे थे कि भाई कि 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आज सेकंड डे है 30 क्वेश्चन के साथ। तो डेली आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में, ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़ें, वो भी पढ़ें। ठीक है, क्योंकि रिस्पांस अच्छा आएगा तभी भाई आप आगे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। क्योंकि मानते हैं सभी लोग, अपने लोग बिजी हैं अपना कोर्स वगैरह की तैयारी वगैरह करने में, लेकिन फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि आपको 500 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो ऐसी दशा में सपोज करिए कि मान लीजिए कि कुछ भी क्वेश्चन का हेल्प मिल जा रहा है एग्जाम में, कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाए या उसके बेस पे रहे, तो समझिए कि आपके चांसेस थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। इस समय इतना कम टाइम है कि आप लोगों को कंटेंट जो भी मिला है, जहां से भी मिला है, जैसे भी मिले उसको पढ़िए बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास है बिजनेस स्टडी का और क्लास है सेकंड। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि जब माल को निर्यात करने के उद्देश्य से आयात किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। मतलब कि कोई भी माल हम निर्यात करने के पर्पज से, मतलब कहीं दूसरे कंट्री में भेजने के पर्पज से, दूसरे कंट्री में बेचने के पर्पज से कहीं से आयात करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आयात, पुनः निर्यात, निर्यात, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा क्योंकि सारा लेक्चर प्राइमर चलने वाला है। तो ये होगा आपका पुनर्निर्यात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो दो क्वेश्चनों को ले रहे हैं एक साथ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है। जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं उनको पैकिंग क्रेडिट की सुविधा कौन प्रदान करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है, या व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, कि निर्यात साख गारंटी निगम द्वारा किया जाता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किन के द्वारा? निर्यातकों को जो पैकिंग क्रेडिट की जो सुविधा होती है, ये हमेशा व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। अगला कह रहा है, क्योंकि बिजनेस स्टडी में कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के भी आते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टैटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट फेस हुआ था एग्जाम, तो उसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है, मतलब बेस ईयर के लिए हम क्या इंडेक्स लेते हैं, तो हमेशा एग्जैक्ट याद रखिएगा, 100 इंडेक्स लिया जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेतृत्व की वह शैली, लीडरशिप की वह स्टाइल जिसके समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है, क्या कहलाता है? माने लीडरशिप की वो कौन सी स्टाइल है जिसमें सदस्यों को अपना कार्य करने की, ध्यान दीजिएगा, अपना कार्य करने की स्वतंत्रता पूर्वक अनुमति प्रदान की जाती है, तो उसे कौन सी स्टाइल कहा जाता है? निर्बाध शैली, निरंकुश शैली, जनतांत्रिक शैली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो निर्बाध शैली होता है इसमें कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। निरंकुश एकदम बेकार, बिना काम का, इसमें भी नहीं मिलती है। जनतंत्री एक शैली ऐसी है जिसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को, हर एक कर्मचारी को फ्री माइंड होकर कार्य करने की अनुमति मिलती है। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? सी, जनतांत्रिक शैली। अगला कह रहा है कि किसी संगठन में उप इकाइयों की, किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं। मतलब किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को सतत रूप से, माने कंटिन्यू रूप से एक ही पैटर्न में जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विभागीकरण, नियंत्रण, समन्वय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए इसको, थोड़ा सा आप लोग बताते भी रहिए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि संगठन के उप इकाइयों
के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का काम सामंजस्य करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा रहता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आधा नीचे है आधा ऊपर है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है? मैंने नीचे कुछ दिया गया है, इसमें से कौन सा कार्य प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम मतलब उसके रिजल्ट से संबंधित है? संगठन, नियोजन, नियंत्रण, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको कि उसमें प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है। भाई प्लानिंग होता है, प्लानिंग में ही हम आगे की योजना बना लेते हैं कि कब कैसे किस प्रकार किसी कार्य को हम करेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा है, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कि वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है। मतलब वो कौन सा पावर है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति बढ़ाता है? प्रबंधन, नियंत्रण, प्रेरणा। भाई इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया, मोटिवेशन ही एक ऐसा चीज है जो सोया हुआ आदमी है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, आपके सामने लोग नौकरी लेके जा रहे हैं, तो उनको देखा देखी अंदर से थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा कि भाई कि हम भी काश मेहनत करते, हमको भी मिल जाता। ये मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन ही है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है कि किसी समस्या के समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का चयन करने को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से मतलब बहुत सारे उसके उपाय हैं, उसमें से किसी एक उपाय का चयन करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है, नियोजन, निर्देशन, निर्णयन। तो भाई निर्णयन भी कहा जाता है, क्योंकि निर्णयन में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं और उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना रहता है, तो निर्णयन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है? तो मुझे मानी याद होना चाहिए। भाई वैज्ञानिक प्रबंध का जनक F.W. टेलर है। आगे कह रहा है कि निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सभी लोग जानते हैं कि जब से हमारा कंपनी एक्ट, ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक्ट 2013 बना, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 होते हैं, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि एक निजी कंपनी में तो भाई 200 होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक श्रेणी का मान आधारित होता है, स्टैटिस्टिक्स का है। भाई चतुर्थक विचलन में तो होता नहीं है, चतुर्थक विचलन कुछ ही मदों से ज्ञात किया जा सकता है। अंतर चतुर्थक में भी नहीं होता, क्योंकि उसी के ऊपर मानक विचलन एक ऐसा विचलन है जिसमें सभी पदमूल्यों पर वो आधारित होता है, बिना एक आंकड़े का वो नहीं निकल सकता। अगला है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता है, वह कह रहा है नहीं किया जा सकता। तो चल मादरित, अर्धमादरित, स्वतंत्र स्त्री, ये अर्धमादरित्री है जिसका दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन इस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए। फिर आधा क्वेश्चन इधर कट गया है, कोई बात नहीं। सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है? बताइए। बहरापन, ऊंचाई, सुंदरता, एक से अधिक। तो भाई ऊंचाई नहीं है, क्योंकि बहरापन का मतलब है कि किसी विशेषता को प्रकट करे, सुंदरता का मतलब है कि भी विशेषता को प्रकट, हाइट उसकी विशेषता नहीं है। इन सबों का मापन किया जाता है सांख्यिकी में। अगला दिया है नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित है। बताइए नियंत्रण प्रक्रिया किससे संबंधित है? वास्तविक निष्पादन के मापन से, मानक के निर्धारण से, लक्ष्यों को निर्धारित करने से, उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए नियंत्रण का जो प्रोसेस है किसके द्वारा निर्धारित होता है? वास्तविक निष्पादन। जहां भी निष्पादन की बात आई
वो समझिए उसका संबंध सीधे नियंत्रण के प्रोसेस से। अगला है कि साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध जो होता है, मैंने जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर होते हैं और साझेदारी का निर्माण होता है तो वहां पे जो पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती, इतना हिंट दे दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये आंसर इसी में छुपा है, बता दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक किससे ज्ञात किया है? 2 चरों के मध्य, 2 गुणों के मध्य, 2 संख्याओं के मध्य, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है किससे ज्ञात किया जाता है? 2 चरों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। अगला है टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नायक है। जो एफडब्ल्यू टेलर है, जिसे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है, उनके क्रियात्मक संगठन, क्योंकि क्रियात्मक संगठन के जनक भी एफडब्ल्यू टेलर है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। टोली नायक का संबंध किससे है? तो ये भी एफडब्ल्यू टेलर से है। तो पूछ रहा है कि जो टोली नायक उसमें है उसका संबंध किससे है? कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है, आदेश व निर्देश की जांच करता है, उपकरण व मशीनों को तैयार करता है। तो यही ऑप्शन सही है, उपकरण व मशीनों को तैयार करता है, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर ने मानव पर कम फोकस किया, उसने मशीनों पर ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा है कि मैंने इंसान को समझिए कि उसने मशीनों से तुलना कर दी कि जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, मतलब अपने आप को मशीन बनना। तो ये मशीनों, उपकरणों और मशीनों को तैयार करवाता है एफडब्ल्यू टेलर का टोली नायक। ठीक है, आगे बढ़ता। अगला है अभिप्रेरणा का संबंध है, मतलब मोटिवेशन किससे संबंधित है? नियोजन से, नेतृत्व से, नियंत्रण से, 1 से अधिक, इनमें से कोई। बताइए मोटिवेशन का जो संबंध है किससे होता है? तो मोटिवेशन का संबंध हमेशा लीडरशिप से होता है, नेतृत्व में ही मोटिवेशन आता है। सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सोपान श्रृंखला को अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलर चेन। तो स्केलर चेन का नाम समझिए होंगे, प्रबंध के सिद्धांत, या हेनरी फ्योल को प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिया, उस 14 सिद्धांत में एक सिद्धांत होगा स्केलर चेन, अर्थात सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। इसमें नाम इसमें आ जा रहा है हेनरी फ्योल का, ये हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समन्वय के तत्व है, मतलब कोऑर्डिनेशन में क्या क्या शामिल है? सामूहिक प्रयास, कार्यों की एकता, समान उद्देश्य, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सामंजस्य में क्या शामिल होता है? सामंजस्य मतलब होता क्या है? आपसी तालमेल, मेल जोल, मिलाप, सबको एक सूत्र में बांधे रहना। तो समन्वय के तत्व में कौन सा शामिल है? तो सामूहिक प्रयास भी शामिल है, कार्यों में एकता भी शामिल है, समान उद्देश्य भी शामिल है, उपयुक्त 1 से अधिक, ऑप्शन होगा डी। अगला है व्यवसाय के आर्थिक प्रवेश में शामिल है। व्यवसाय के आर्थिक प्रवेश में क्या शामिल है? आर्थिक प्रवेश माने इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, इसमें आर्थिक व्यवस्था भी शामिल है, आर्थिक हमारा दशा कंडीशन भी शामिल है, आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये भी शामिल है। तो इसका भी ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रबंधकीय कौशल में शामिल है, मैनेजरियल स्किल्स जिसे कहा जाता है, इसमें क्या शामिल है? एक मैनेजर के पास जो स्किल्स होते हैं, उस स्किल में उसे तकनीकी स्किल भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्किल भी होनी चाहिए, नैदानिक मतलब डेली बाय डेली के कार्यों को निपटाने का, अर्थात इसका भी ऑप्शन डी सही है। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीकी नहीं है, मतलब बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। ये भी कल के क्वेश्चन में था, लेकिन ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए इसमें से क्या होगा जल्दी, एक समय का। बिजनेस फोरकास्टिंग की तकनीक कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, काल श्रेणी है, प्रतिगमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है आंतरिक प्रबंध प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं, माने इंटरनल मैनेजरियल जो रिपोर्ट है वो किसके लिए उपयोगी है, माने आंतरिक जो संस्था के अंदर जो मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट किसके लिए उपयोगी होता है, शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए, परिचालन प्रबंधकों के लिए और उपयुक्त एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए किन के लिए भाई उपयोगी होता है। तो भाई जो किसी भी प्रकार का मैनेजर का जो प्रतिवेदन होता है वो सबके लिए होता है, चाहे ऑपरेटिंग करने वाला हो, चाहे फंक्शनल हो, चाहे हाई लेवल का हो। अगला है जहाजी बिल्टी निर्मित की जाती है। जहाजी बिल्टी कौन इशू करता है, भाई जहाज का कप्तान करेगा। क्यों कि भाई जहाज वो चला रहा है तो जहाजी बिल्टी कौन इशू करेगा, जहाज का कप्तान करेगा, तो जहाजी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, काफी बड़ा है। हाँ ध्यान दीजिए, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, किसी सामान्य उद्देश्य की मतलब सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उसमें सामंजस्य माने तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से जो ये सामूहिक प्रयास किया जाता है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को देख के ही आंसर स्पष्ट हो रहा है एकदम। भाई समन्वय कहा जाता है, लिखा भी है, समन्वय का मतलब है सामंजस्य बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, टेलर महोदय तो किए नहीं, क्योंकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का किया, और भी किए नहीं थे, तो भाई कौन किया था जेड सिद्धांत, पीटर एफ ड्रकर किए नहीं थे, तो किया कौन था बताइए जल्दी से। अभिप्रेरणा का जेड सिद्धांत इनमें से कोई नहीं किया था, अब किया कौन था, उसका नाम लिख दे रहे हैं, विलियम जी आउची नाम का एक व्यक्ति था जिसने अभिप्रेरणा के जेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वानुमान तकनीकी में पिछले अनुभव से प्राप्त समंकों का विश्लेषण किया जाता है। नीचे कुछ दिए गए हैं, पूछ रहा है कि उसमें से किस पूर्वानुमान तकनीकी में पिछले जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, उससे समंक प्राप्त करके विश्लेषण किया जाता है। विवेकात्मक पूर्वानुमान, काल श्रेणी पूर्वानुमान, सहयोगी पूर्वानुमान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा होगा। तो काल श्रेणी। क्यों, किस पूर्वानुमान तक पिछले अनुभव से प्राप्त, अब पिछले अनुभव का मतलब टाइम के बेस पर, क्वेश्चन में ही बारीक उसका आंसर छिपा रहता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है छोटे उद्योगों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की क्या सीमा, मतलब इसमें स्मॉल साइज का जो इंडस्ट्री है उसमें संयंत्र और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने की सीमा क्या है, तो भाई 5 करोड़ है। ठीक है ना, एकदम छोटे लेवल के। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माल के आयात या निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, क्रय विक्रय शुल्क, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन क्या कहा जाता है। तो भाई उसको हम माल के आयात नया सीमा शुल्क ना होता है, उसको सीमा शुल्क कहा जाता है। तो इस तरह आपके इस सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह डेली बाय डेली आप लोग पढ़ते रहिए और
इस और लेक्चर जो हमारा है उसको थोड़ा सा शेयर करते रहिए, क्योंकि टाइम आप लोगों का कम बचा हुआ है। और इस सारे क्वेश्चंस समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं और काफ़ी हेल्पफुल आपके होंगे। तो एक थोड़ा सा समय निकाल के, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पर डे इसको देखने का प्रयास कीजिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी कोर्स चल रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह भी हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी जैसी इच्छा, जहाँ से आप पॉसिबल हो, संभव हो, प्रयास जैसे भी करें, किसी भी तरह से सिलेक्शन हो जाए आप लोग का, बस इस हिसाब से आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे 30 क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि आपको 500 कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट।